बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है और मिफ्ता इस्माइल साहब उसके जवाब में सिर्फ शिकवा कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे हटाया गया तो देखें क्या फ़र्क पड़ा, क्या इसहाक डार नाकाम हो गए। अपनी पार्टी के हवाले से तो उन्होंने सिवाय इसके कोई शिकवा नहीं किया था कि मुझे जिस तरह हटाया गया ऐसे नहीं हटाना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी को कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाई इसहाक डार से है, क्योंकि इसहाक डार ने भी तो उन पर बराह रास्त हमले किए थे। अब उनको शोकॉज देने का फैसला किया गया है मिफ्ता इस्माइल साहब को, और उन पर इल्ज़ाम यह लगा है, पार्टी सोर्सेज से जो खबरें आई हैं उसमें कहा गया है कि मिफ्ता इस्माइल साहब बुनियादी तौर पर यह सब इसलिए कर रहे हैं कि उनको जनरल बाजवा की शय हासिल है। वो जनरल बाजवा की ईमा पर ऐसा कर रहे हैं। जनरल बाजवा के वो काफ़ी करीब हैं, और इतना करीब हैं कि वो उनके कहने पर सब कुछ कर रहे हैं, और उनके कहने पर ही, जनरल बाजवा के कहने पर ही उनको वज़ीर ख़जाना लगाया गया था। अब ये बातें जो हैं वो मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से हो रही है। अब ये एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से, यानी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनके साथ साथ जनरल बाजवा को भी निशाना बनाया जा रहा है। और मैं पहले आपको ये बता चुका हूँ कि नून लीग ने भी स्ट्रैटेजी बनाई है कि जनरल बाजवा पर अटैक किया जाए। उसकी वजह यह है कि इससे वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का तासुर देंगे, और इमरान खान जो जनरल बाजवा के खिलाफ बात करके पॉपुलैरिटी ले रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने और उसका उसमें अपना शेयर वसूल करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि कैप्टन सफदर ने बात की जनरल बाजवा के खिलाफ, या सादिक साहब ने बात की, जावेद लतीफ़ साहब ने एक से ज़ायद मरतबा बात की। पार्टी के सभी लोग जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता जनरल बाजवा पर के खिलाफ बात करने लगे हैं। तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब को भी इसी पादाश में फारिग करने का मंसूबा बनाया गया, और आप देखेंगे कि इसी तरह का बयान शायद खाकान अब्बासी के हवाले से भी शायद पार्टी में जल्द ही आ जाए। बहरहाल आगाज़ किया गया है मिफ्ता इस्माइल से, और मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो जनरल और इनके शायद खाकान अब्बासी के काफ़ी करीब हैं, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। और मौजूदा हालात में जो कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ हुआ था, इस पर शायद खाकान अब्बासी ने पार्टी में खुल के अलल ऐलान इसकी मुखालफत की थी और इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। खैर, ये सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन आज बड़ी ही तशवीशनाक कुछ खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि पेट्रोल का स्टॉक पाकिस्तान में इंतहाई कम रह गया है, और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि डीजी ऑयल ने गवर्नर स्टेट बैंक को एक खत लिखा है। डीजी ऑयल ने गवर्नर स्टेट बैंक को खत लिखा है, उसमें कहा है कि एलसीज ना खुलने के बायस पीएसओ का पेट्रोल का कार्गो मंसूख हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल में मुल्क में पेट्रोल की बंदिश का खदशा सर उठाने लगा है। यह खत में लिखा गया है, और उसमें कहा है कि बैंक्स जो हैं वो पीएसओ पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट्स की 5 एलसीज नहीं खोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहरान सर उठा रहा है। वो कह रहे हैं, उस खत में लिखा गया है कि पार्को और पीआरएल रिफाइनरी के 16 लाख बैरल खाम तेल के 3 कार्गो जो हैं वो एलसीज ना खुलने के बायस रुक चुके हैं। इसी में यह भी कहा गया कि मजमूई तौर पर पेट्रोल की 21, खाम तेल की 2 और लुब्रिकेंट्स की 4 एलसीज रुकी हुई हैं। ये खत लिखा गया है डीजी ऑयल की तरफ से गवर्नर स्टेट बैंक को, और ये तमाम तफसीलात देने के बाद कहा गया है कि गवर्नर स्टेट बैंक फौरी तौर पर एलसीज खोलने के इंतजाम करें, और अगर फौरी तौर पर इंतजाम ना किए गए तो मुल्क में जो पेट्रोल का बहरान है वो सर उठा लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पेट्रोल का जो स्टॉक है वो इंतहाई कम रह गया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल किधर को जा रही है। और सिर्फ यही नहीं है, देखें 11 घी और कुकिंग ऑयल का बहरान जो है वो भी सर उठाने लगा, और पिछले 5 दिन में यूटिलिटी स्टोर्स को घी और कुकिंग ऑयल की सप्लाई नहीं हुई है। यानी अगर आप अब जिन स्टोर पे सप्लाई न होने की वजह से ख़त्म हो चुका है, आप अगर यूटिलिटी स्टोर पे घी या कुकिंग ऑयल लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़ख़ीरा मौजूद नहीं है। तो घी और कुकिंग ऑयल अब दस्तयाब नहीं है। तो आप जानते हैं कि पहले ही घी और कुकिंग ऑयल इतना महंगा हो चुका है, तो आने वाले दिनों में खदशा है कि ये इसका भी बहरान सर उठा लेगा और ये मज़ीद महंगे दामों दस्तयाब होगा, या शायद दस्तयाब ही ना हो। इसके अलावा 11 इंडस्ट्रियल जोन्स जो हैं उसमें सरमायाकारी 45% कम हो गई है। ये रिपोर्ट हुकूमत को पेश की गई है कि 11 इंडस्ट्रियल जोन्स पाकिस्तान के सनती जोन्स, उसमें सरमायाकारी 45% कम हुई है। आप सोचें इसके नतीजे में क्या हुआ है। सरमायाकारी जब इंडस्ट्री में कम हुई है तो इससे एक्सपोर्ट नहीं होंगी, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी तो इसका मतलब है डॉलर पाकिस्तान में नहीं आएंगे, मजीद डॉलर्स का इजाफा नहीं होगा, और इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी। जब इंडस्ट्री में सरमायाकारी रुक जाएगी तो इससे जो है वो बेरोज़गारी बढ़ेगी। और आप जानते हैं कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन पाकिस्तान में रोक रखी है, जिसके बारे में मैं पहले तफसीलात बता चुका हूँ। इसके अलावा गैर मुल्की जो शिपिंग है,
شپنگ لائنز، غیر ملکی شپنگ لائنز نے پاکستان میں اپنی خدمات بند کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی جو تفصیلات ہیں اب وہ آج کے اخبارات میں بہت ہی تشویشناک صورت میں دستیاب ہیں، اور آپ آج کے اخبارات میں ان تمام چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے کوئی گھڑی گھڑائی چیزیں آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہیں، یہ وہ ساری چیزیں جو رپورٹ ہو رہی ہیں، جو اب سر اٹھانے لگی ہیں۔ اور اس میں سب سے تشویشناک چیز اگر آپ سوچئے پیٹرول کا بحران ہو گیا، ڈیزل کا بحران ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ چیزیں مارکیٹ میں وقت پر پہنچیں گی نہیں، اور پیٹرول اور ڈیزل کے بحران کمی کی وجہ سے جو فریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس صورتحال میں حکومت فیصلہ کیا کر رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل کے خلاف کارروائی کی جائے، اور مفتاح اسماعیل کو جنرل باجوہ کا ساتھی یا ان کا قریبی یا ان کے ایما پر بولنے کی پاداش میں ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا جائے اور ان کو شوکوز دیا جائے۔ تو یہ حکومت کی کل پلاننگ ہے، اور ابھی بھی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ الیکشن کرانے ہیں کہ نہیں کرانے، 2 حلقوں میں کرانے ہیں یا سارے پاکستان میں کرانے ہیں یا 2 میں بھی نہیں کرانے، اور جو عبوری حکومت ہے اس کو کیا ہم نے 8 مہینے جو ہے وہ تک لے جانا ہے یا 6 مہینے تک لے جانا ہے، ان باتوں پہ غور ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنے سارے بحران سر اٹھائے ہوئے ہیں، اتنے سارے بحران ہمارے سر پہ کھڑے ہیں، ان بحرانوں کا کیا ہوگا؟ کیا اس کو کوئی سنجیدہ نہیں لے رہا ہے؟ اور اس کو اگر ہم سنجیدہ نہیں لے رہے، الیکشنز میں اترنے والے کیا سوچ رہے ہیں، الیکشن میں نہ اترنے والے کیا سوچ رہے ہیں، اس کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف میں جائے بغیر راستہ نہیں ہے۔ اگر آپ آئی ایم ایف میں چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ تو مہنگائی کے طوفان کے ساتھ حکومت الیکشن میں اترنا چاہتی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، اور جو مشاورتیں ہو رہی ہیں وہ کسی نتیجے پر بھی پہنچی ہیں یا نہیں؟ آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ عمران خان صاحب کا کی ایک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امید تھی کہ باجوہ کے بعد فوج نیوٹرل ہوگی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ یہ میرا خیال ہے عمران خان جو بہت عرصے سے ابتدا میں انہوں نے یہ بھی کہا، پچھلے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کے نئی اسٹیبلشمنٹ کے آنے سے بہت فرق پڑا ہے، اس طرح سے اب لوگوں کو تھریٹ کالز نہیں آ رہی ہیں، اس طرح سے ان نون نمبر سے کالز نہیں آ رہی ہیں، صحافیوں سوشل میڈیا کو ڈرایا نہیں جا رہا ہے، اور چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں، یہ سب انہوں نے کہا ہے۔ لیکن عمران خان جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کو امید تھی کہ جنرل باجوہ کے آنے کے بعد جو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوں گی اور فوج نیوٹرل ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی۔ تو عمران خان کو لگتا ہے کہ فوج نیوٹرل نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن فیکٹرز کی بنیاد پر عمران خان کو یہ لگتا ہے کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے؟ یعنی کچھ تو ایسی چیزیں ہوں گی جس کو بنیاد بنا کر وہ کہہ رہے ہوں گے، جو ان کی آبزرویشن میں آئی ہوں گی۔ تو وہ چیدہ 5-7 چیزیں کون سی ہیں جس کے نتیجے میں عمران خان کو لگتا ہے کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے؟ تو اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اگلے سبجیکٹ کے ساتھ اس کو ایڈ کر لوں گا کہ کیا ایسا ہوا ہے پچھلے 2 مہینے میں، ایسا کون سے میجر بڑے چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں عمران خان کو لگتا ہے کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے، کیوں عمران خان نے یہ کہا ہے؟ تو یہ چیزیں آپ سے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔